आज हम सीखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर। स्टॉप राइटिंग, पहले केवल समझो, कहानी सुनो। कल हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ सीखा था, ठीक है। उसमें हमने क्या लिया था, एक वायर, और एक एक करके उस वायर पर वेट को हैंग किया, ठीक। वेट को हैंग करने से वायर में एलोंगेशन हुआ था, मतलब वायर की लेंथ इंक्रीज हुई, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि वेट को जब हम हैंग करते हैं तो वायर स्ट्रेच हो जाता है, ठीक। वेट जब हैंग करोगे तो वायर स्ट्रेच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेट हैंग करने पर वर्क हुआ। वेट हैंग करने पर वर्क हुआ, वर्क की वजह से ही तो वायर डिस्प्लेस हुआ, स्ट्रेच हुआ। तो वायर को स्ट्रेच करने में जो भी वर्क किया जाएगा, वेट हैंग करा के जो भी वर्क किया जाएगा, वो वर्क या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा या पोटेंशियल एनर्जी की। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कई बार कि जो भी वर्क किया जाता है वो या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है या पोटेंशियल। अगर वर्क करने पर ऑब्जेक्ट भागने लगे तो वर्क काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और अगर वर्क करने पर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो और रुक जाए तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जब आपने वायर से वेट को हैंग कराया और वायर खिंचा तो जो भी वर्क हुआ वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा? वही तो वही आ गई कहानी, सब शांत हो। आपने वायर से वेट को हैंग कराया, वायर खिंचा, तो जो भी वर्क हुआ वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। ऐसा तो नहीं है आपने वेट हैंग कराया और वायर खिंचते ही चला गया, थोड़ी सा खींचा फिर रुक गया। जैसे हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो वर्क किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। तो कहां से आई ये पोटेंशियल एनर्जी? वर्क से। वर्क कहां किया गया? वायर को एलोंगेशन करने में, खींचने, ठीक है। पहले जो वायर था उसकी लेंथ थी एल, ये रहा। जब हमने वेट हैंग कराया तो कितना एलोंगेशन हुआ? स्मॉल एल। एल तो रहा, एक्स्ट्रा कितनी लेंथ इंक्रीज हुई? स्मॉल, ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? वर्क, वो वर्क हमें आज कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट क्लियर है? हमें आज का काम क्या करना है बताइए? कंसेप्ट क्लियर है कि हमें करना क्या है? अब आ जाओ जरा वर्क के फॉर्मूले। वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एल। आपने बेटा इंटीग्रेशन पढ़ा है? मुझसे नहीं पढ़ा ना, अभी बैच के बाद रुकना आप। तो वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में हुआ है? लेंथ के फॉर्म में। तो डीएल। एफ की जगह क्या आएगा वो देखो। यंग मॉड्यूलस क्या होता है? एफ एल अपॉन ए स्मॉल। तो यहां से एफ क्या हो जाएगा? वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, यही होगा।
तो एफ की जगह हमने क्या रखा, वाई ए एल अपॉन कैपिटल। कोई दिक्कत? ऐसा हमने क्यों किया? क्यों किया ध्यान से देखो। डॉक्टर कौन है? डीएल। तो यहां एल क्या आ गया? पेशेंट। ठीक। कौन कौन बाहर हो जाएगा? वाई ए और एल। ये क्या है? रिलेटिव। इनको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन में बचा एल मल्टीप्लाई बाय डीएल। ठीक। जिसकी शक्ल इस डीएल से मिल रही हो उसे कहते हैं पेशेंट, और जिनकी नहीं मिल रही हो वो होते हैं रिलेटिव। उनको कहां निकाल देते हैं? बाहर। बाहर आ गए। बताएंगे, अभी हम केवल आपको बेसिक बता रहे हैं हमने क्या किया। तो अंदर कौन बचा? पेशेंट और डॉक्टर। अब इंटीग्रेशन में होता क्या है, जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड हो जाता है। जब L का इंटीग्रेशन होगा तो L स्क्वायर बनेगा और पूरी पावर से ही डिवाइड हो जाता है। मान लो यहां लिखा होता है L स्क्वायर, तो क्या बनता? L क्यूब बाय 3। L पावर 5 तो क्या बनता? ठीक। फिलहाल L है तो L स्क्वायर बाय 2। कितना समझ में आया? कायदे से यही आंसर हो जाना चाहिए, परंतु एग्जाम में प्रूव करने को आता है कि W इक्वल हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये प्रूव कीजिए। ठीक। तो इसके बाद हम जो भी काम करेंगे वो हम इस प्रूविंग के लिए करेंगे। एक एक करके हम स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर स्ट्रेन को, फिर वॉल्यूम। तो फिलहाल हम यहां इक्वेशन फर्स्ट दे के निकल लेंगे। अब हम आए दिमाग लगाया कि स्ट्रेस कैसे लाए इसमें रखने के लिए। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है। इस स्मॉल एल और कैपिटल एल को यहां ले आए तो स्ट्रेस क्या बना? वाई स्मॉल एल अपॉन कैपिटल। मतलब जहां कभी कहीं भी क्या क्या हो, वाई दिख रहा है, स्मॉल एल और कैपिटल एल, जहां कहीं भी ये तीन चीजें दिखाई दें इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो? तो हमें ये तीनों चीजें दिख रही हैं, बस यहां एक प्रॉब्लम, स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंटू एल कर लो। तो हमने क्या किया देखो, वाई एल अपॉन एल, वाई इसमें से ये कैल चोरी किया अपॉन कैपिटल एल, अलग कर लिया। इनटू में क्या बचा? ए और एक इसका स्मॉल एल अपॉन में 2। ठीक। तो ये किसका इंट्रोडक्शन हो गया? स्ट्रेस का। एक काम खत्म हो गया। कुछ पूछना है यहां तक? नहीं? फिर भी एक बार बता रहे, समझ लो। वायर को स्ट्रेच करने के लिए आपने क्या किया? वर्क। लोड हैंग कराया तो क्या हुआ? वर्क। वर्क का ये जनरल फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, क्योंकि यहां डॉक्टर कौन है? स्मॉल एल, तो यहां भी स्मॉल एल होना चाहिए। कैसे लाएंगे? y इक्वल एफ एल अपॉन ए एल। यहां से हमने f की जगह वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल, आ गया स्मॉल एल। तो स्मॉल एल डॉक्टर तो साथ साथ रहे, बाकी सब बाहर। एल का इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाय 2। यहां तक अपना काम खत्म हो गया था। बट हमें प्रूफ जो करना है उसके लिए
अब हम एक एक करके स्ट्रेस और स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हमें ऐसा कुछ करना था कि y स्मॉल l कैपिटल L यूज हो जाए और स्ट्रेस आ जाए। तो हमने y का फॉर्मूला लिया स्ट्रेस अपॉन स्मॉल l बाय कैपिटल। तो जो हमने प्रूफ किया था उसमें से y स्मॉल l और कैपिटल L को अलग कर दिया और उसी का नाम दे दिया स्ट्रेस। क्लियर है तो बोलो क्लियर है। अब हमें बाकी में क्या काम करना है, स्ट्रेन का। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल l बाय कैपिटल। तो एक स्मॉल l तो हमारे पास है, नीचे किसकी कमी है, तो हमने कैपिटल L से मल्टीप्लाई किया और कैपिटल L से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल L। तो ऊपर कैपिटल L नीचे कैपिटल L। ठीक, क्या फायदा हुआ, स्मॉल l बाय कैपिटल L क्या बन गया, स्ट्रेन। ठीक, जो बचा उसकी बात कर लें। अब बचा क्या, ए और कैपिटल L। ए इंटू कैपिटल L क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। ए इंटू कैपिटल L क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम। अब कौन बचा, टू, टू को सबसे आगे लिख लिया। तो प्रूव हो गया कि W वर्क कितना किया गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। 1% भी कहीं कोई डाउट, नोट्स में दो डायग्राम नहीं बने हैं, ये बना लीजिए, बाकी सब नोट्स में है। बेटा नोट्स में पेज नंबर है 9। बन गया, चलो इसको इरेज करता हूं, आगे सुनिए। numericals based on bulk modulus of elasticity, numericals based on bulk modulus of elasticity।
बता दो बेटा, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला था B इक्वल P अपॉन डेल्टा V बाय D। बल्क मॉड्यूलस इक्वल प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये कहाँ काम करता है? केवल लिक्विड्स में और गैस। ये मैंने आपको डे फर्स्ट पे बताया। इसके न्यूमेरिकल्स में बुकलेट का पेज नंबर 11 है। On applying a pressure of 10 to the power 5 Newton per meter square. On applying a pressure of 10 to the power 5 Newton per meter square. Volume of liquid changed by 0.05%। इसका मतलब क्या हुआ? Volume of liquid changed by 0.05%। मतलब डेल्टा V is 0.05% of initial volume। ठीक, तो डेल्टा V अपॉन V कितना हो गया? अपॉन हाइट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। काटा पीटी मत करना, कठिन हो जाएगा। 5 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 ऊपर ले गए, ज्यादा इजी रहेगा। फाइंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ द लिक्विड। तो B इक्वल 10 की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -4। तो सीधे सीधे 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 9 -4 ऊपर जाके +4। 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0.2। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, यूनिट सेम रहती है। कोई शक शुबा, कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट के लिए पहले हम करेंगे पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3। The average depth of Indian Ocean is about 3000 मीटर। इंडियन ओशियन की गहराई कितनी है? यही रुक जाते हैं। पानी इतना गहरा है तो वो कितना प्रेशर डेवलप करेगा? आपको याद हो मैंने बताया था, लिक्विड एक ऐसी चीज है जो डेप्थ में और हाइट में प्रेशर डेवलप करती है, जिसका फॉर्मूला होता है H ρg। अगर हाइट में लिक्विड गया है तो H हाइट है, और डेप्थ में लिक्विड है तो H डेप्थ। बताया था। तो इंडियन ओशियन जो कि 3000 मीटर गहरा है, वो कितना प्रेशर डेवलप करेगा? 3000 इंटू, आपको ये गिवन रहेगी डेंसिटी ऑफ वाटर, जी की वैल्यू 10। तो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है इंडियन ओशन? 3 इंटू 10 टू दी पावर 6। 7 सॉरी।
आगे चलते हैं। Calculate the fractional compression, that is delta V by V. Calculate delta V by V, ये आपसे कहा गया है। Given that bulk modulus of water is, देखना कितना दिया, 10 की पावर -9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको डेप्थ दी थी, उससे क्या निकालना था, प्रेशर। बाकी क्वेश्चन वही है, बी इक्वल पी अपॉन डेल्टा वी बाय बी लगा दीजिए। तो बी की जगह 2.2 इंटू 10⁻⁹ इक्वल पी की जगह 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन डेल्टा वी बाय वी। तो डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2.2 इंटू 10⁻⁹। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 हो गया। 30 को डिवाइड करोगे 22 से तो लगभग 1.6 आएगा। 6 आ 36 आ 10⁻⁻। ठीक, हो गया। अब वापस आते हैं पेज नंबर 11 के न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। पेज नंबर 11 न्यूमेरिकल नंबर 2, क्या कहा गया, a sphere contracts its volume by 0.01%। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब 0.01% ऑफ, यही होगा इसका मतलब। तो 0.01 ये हुआ डेल्टा वी अपॉन वी। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हटाओगे नीचे, 10 की पावर हो गया -4। ठीक, एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इतना कम हो गया, कब, when it is taken at a depth of 1 किलोमीटर in a river। जब इसे नदी के अंदर 1 किलोमीटर तक डेप्थ में ले गए। डेप्थ मतलब h, 1 किलोमीटर का मतलब, ठीक है। तो यहां से क्या निकल आएगा, प्रेशर h रूट 1000 रो 10⁻³ गिवन है, जी 10। तो प्रेशर जो है नदी के अंदर है 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर
फाइंड द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द स्फीयर। बी क्या हो जाएगा? प्रेशर की जगह 10⁻7 और डेल्टा वी अपॉन वी की जगह 10⁻⁻4। तो आंसर आ गया 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन बल्क मॉड्यूलस।